आस्था जुड़ी हुई है। आस्था, मैं आपका रुख करूंगी। आस्था, कांग्रेस के लिए चुनाव किस तरीके से देख रही हैं आप उत्तर प्रदेश में? अभी आप अखिलेश यादव को सुन रही थी, आलोक अवस्थी अपने मुद्दे बता रहे हैं। कितनी बड़ी आप लोगों के लिए परीक्षा है उत्तर प्रदेश? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के साथ खड़ी रही है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। और आलोक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनको सुन रही थी। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत काम किया है पिछले 10 सालों में। मैं उनकी बात से इत्तेफाक तो रखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने बहुत काम किया है। इतना काम किया है, महिमा मंडन किया गया था प्रधानमंत्री का कि 18-18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री। इतना काम करके भी उनको मुस्लिम और हिंदू के नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं। अफसोस की बात है। इतना काम किया है प्रधानमंत्री ने कि इस देश में बेरोजगारी पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो हम लोग 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को नहीं भूल सकते, 20 से ज्यादा पेपर लीक को नहीं भूल सकते। और अभी हाल ही में एक पेपर लीक हुआ था जहां बच्चे, छात्र जितने भी थे उस पेपर को देने वाले, वो सारे लखनऊ की सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि अभी फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट मजबूर हुआ एक रेलवे बोर्ड को नोटिस देने के लिए, जिसमें महिला के खिलाफ गैंगरेप हुआ था चलती ट्रेन में। और हाथरस, उन्नाव, बुलंदशहर जैसी घटनाओं को भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए इन मुद्दों पर। और मुझे बहुत ही यकीन है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह का मैनिफेस्टो लेकर के आई है, वो देश की जनता को बेनिफिट करने वाला है। हम 30 लाख जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे। उसके अलावा हमने युवाओं की पहली नौकरी पक्की करी है और उनको 1 लाख प्रति साल का अप्रेंटिसशिप के बदले में स्टाइपेंड देने की बात कही है। उसके अलावा हम किसानों की एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, कानूनी गारंटी दे रहे हैं। हम महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की एक महिला को हम 1 लाख प्रति वर्ष देने जा रहे हैं। तो अभी आपको बताते हुए मुझे एक चीज की खुशी और होगी कि अभी हमने हाल ही में एक चेक किया था, तो हमें पता चला कि हमारा पिछले 2-3 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोग हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाउनलोड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लोग स्वीकार कर रहे हैं और वोट करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ नेता बीच बीच में बड़े विवादित बयान दे देते हैं और उसके बाद सारी चीजों पर चर्चा शुरू हो जाती है। अभी आपने सैम पित्रोदा का भी वो बयान सुना होगा जिस पर जमकर सियासी उबाल इस वक्त देखने। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता का कोई संपत्ति नहीं लेने जा रही है, बल्कि हम आर्थिक सर्वे करा रहे हैं और हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं ताकि जितनी जिसकी भागीदारी है उसको उसका हिस्सा दिया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी ये डर फैलाने की कोशिश जरूर कर रही है कि हम उनकी जमीन छीन लेंगे हम जनता की, क्योंकि उनको असली में अपने मित्रों के लिए डर लग रहा है कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई तो उनके मित्रों पर सबसे ज्यादा खतरा होगा, जिनका ये 16-16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करते हैं। आलोक अवस्थी जी, अभी आपने आस्था तिवारी जी को सुना, उन्होंने बातें बताई और उनका यही कहना है कि ये बीजेपी सिर्फ डरा रही है लोगों को, बरगला रही है लोगों को। कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता नहीं है देश के अंदर, क्योंकि उसके नेता की विश्वसनीयता नहीं है। झूठ बोलने के लिए किसी नेता ने अगर माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो अकेले राहुल गांधी है, इसलिए मैं उनकी बात को इतना गंभीरता नहीं देता। मैं अखिलेश यादव जी के भाषण पर 2 टिप्पणी करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी बार बार ये बात कह रहे थे अपने वक्तव्य में, जो भाषण दे रहे थे, कि संविधान बचाने और संविधान को तोड़ने वालों की लड़ाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान को तोड़ा था किसने? संविधान इमरजेंसी लगा करके देश के अंदर संविधान को ध्वस्त किया गया। एक 74 साल की महिला साहबानों को न्याय ना मिल पाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद संविधान को कांग्रेस की सरकार ने संसद में बदल दिया। इस तरह के जो काम हुए वो संसद में कानून के को तोड़ने और छेड़ने वाले हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में हमने धारा 370 हटाने का काम किया। संविधान के अंदर हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक सत्ता देने का काम किया। हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने बनाने का बिल पास किया। हमने संविधान को जोड़ने की बात करी है, हमने कहीं पे भी जो है संविधान तोड़ने की बात नहीं कही है। तो यह वो लोग कह रहे हैं जिनकी विश्वसनीयता जनता ने ताक पे रखी हुई है। चुनाव दर चुनाव वो लगातार जो है हाशिए पर फेंके जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि एक वो ट्विटर के ट्रोलर की तरीके से वो वक्तव्य देते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है।
5 स्टार होटल का कल्चर में वो रहते हैं। आज वो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, कल को विदेश में छुट्टी मना रहे होंगे। मोदी जी एक ऐसे नरेंद्र मोदी जी सकता है जो विदेशों में छुट्टी मनाने नहीं जाते हैं तो देश का नाम और बान बढ़ाने जाते हैं और पूरे देश का रिप्रेजेंट करते हैं। 24 घंटे 24/7 काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। ये हम सब लगातार 10 वर्षों से देख रहे हैं। जहाँ तक कि कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कहा कि जो है हम जो है सर्वे करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करा करके, और उसमें लोगों की संपत्तियों को जब्त करके हम जो है अधिक बच्चे वालों को देंगे। ये किस तरह का न्याय करने की बात कर रहे हैं? जो मेहनत से कमाया हुआ धन है किसी का, उसको वो कब्जा करेंगे और कब्जा कर करके उनको दे देंगे जिन्होंने कोई योगदान नहीं दिया उस कमाने में। और सबसे बड़ी बात अभी सैम पेट्रोडा की जो आई है कि वो विरासत पर कर लगाएंगे, यानी बाप दादाओं ने जो कमाया हमारे उसको भी वो छीन लेना चाहते हैं। अभी अपने दर्शकों को भारत समाचार जो भी देख रहे हैं उनको 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो हम जरूर बताना चाहेंगे कि 1 बजे तक कितना लोगों ने मतदान किया इन 8 जिलों के लिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरा चरण कितने प्रतिशत मतदान हुआ है ये भी जरा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार चल रही है और ऐसे में अब 1 बजे तक का जो मत प्रतिशत है वो निकलकर सामने आ चुका है। आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से ये जो आंकड़ा है ये निकलकर सामने आया है। यहां की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की आप देख रहे हैं 35% 1 बजे तक मतदान हुआ बुलंदशहर की अगर बात करें, और गाजियाबाद में 33% से ज्यादा वोट पड़े हैं। मथुरा की अगर बात करें तो 32% मतदान हुआ है 1 बजे तक, 32% मतदान। और उसके बाद अगली जो तस्वीर है वो बागपत की है। बागपत में 34% मतदान हुआ है 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। अमरोहा में 40% अभी तक मतदान हुआ है। और नोएडा की अगर बात करें तो 36% मतदान हुआ है नोएडा में, 36%। और अलीगढ़ में भी लगभग वैसे ही 35% मतदान होने की बात सामने आ रही है। और मेरठ की अगर बात करें तो यहां पर 38%, यानी कि कुछ ज्यादा अगर समझा जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी इसको कहा जाता है और ऐसे में इस मेरठ सीट पर लोगों की नजर है। बातचीत हम कर रहे हैं, पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी फराज किदवई जी का। फराज किदवई जी, वोटिंग के अब आंकड़े आ गए हैं सामने, 1 बजे तक ये मत प्रतिशत रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? पिछली बार भी थोड़ा सुस्त रहा मतदान प्रतिशत। उत्तराखंड में चुनाव हुआ, यहां पर भी लोगों ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने कुछ इस बार किया ही नहीं, प्रचार ही नहीं किया, लोगों के पास पहुंचे नहीं। विपक्ष को उन्होंने कसूरवार बता दिया धीमे मतदान प्रतिशत का। देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो आलोक अवस्थी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस के बात कर रहे थे कि वो जो है वो विरासत टैक्स लगा करके ज्यादा जिनके बच्चे हैं उनको बांट देंगे। जरा इसको ठीक से एलैबोरेट करें, हम समझ पाए कि किसको ये बोल रहे हैं, उसके बाद फिर बहस आगे बढ़ाई जाए। हम समझ ही नहीं पाए कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देंगे, तो जरा व्याख्या कर दें, उसके बाद में फिर हम डिबेट आगे बढ़ाएं। तो जरा पूछिए अवस्थी जी से, इसको थोड़ी सी व्याख्या कर दें इसकी, फिर हम आगे आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी जी। देखिए, देश जानता है कि ज्यादा बच्चे वाले कौन है। 6 भाई बहन किसके हैं? 6 भाई बहन किसके हैं? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रहा है, 6 भाई बहन किसके हैं? मैनिफेस्टो रहा है अवस्थी जी, 6 भाई बहन किसके हैं? मुस्लिम लीग। अवस्थी जी, 6 भाई बहन किसके हैं? मुस्लिम लीग के। अरे 6 भाई बहन किसके हैं? अवस्थी जी, 6 भाई बहन किसके हैं? 6 भाई बहन किसके हैं? आप लोग ये जो छिछोरी बातें करते हैं ना, वैसा है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास छिछोरी बातें करने के अलावा, देश को तोड़ने के अलावा, देश में नफरत खोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज बौखला रहे हैं पूरी तरह से। आज बेरोजगारी पर, आज महंगाई पर, आज आर्थिक असमानता पर, आज महिला सुरक्षा पर भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है ये फेल हो चुकी है। इसलिए ये देश को बांटने कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी का इतना घटिया बयान आप जाकर के पढ़िए, आप ट्विटर पे पढ़िए, आप प्रधानमंत्री जी के नीचे सारे पुस्तक पढ़िए। देश आज की तारीख में जो है ना, देश आज की तारीख में आपको धिक्कार दे रहा है कि जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं ना। अरे आईएलओ की रिपोर्ट है कि आज टोटल युवाओं में 82% युवा बेरोजगार है और 65% शिक्षित युवा बेरोजगार है। और आप बात करेंगे जिसके ज्यादा बच्चे हैं, जिसके कम बच्चे हैं। आज सुबह
सुबह से लेकर के शाम तक हिंदू मुसलमान और देश में नफरत फैला रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी देश को पीछे ले जा रही है पहली बार। और दूसरी बात, आप बात करते हैं संविधान की। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 1947 के बाद पहली बार चंडीगढ़ में ऑन कैमरा लोकतंत्र को हाईजैक करने का काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको फटकार लगाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंग्लिश में कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में आग लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को पकौड़े तलने का भी उनसे गायब कर दिया। अब आपने बात पूरी अपनी कर ली, उनको जवाब देने दीजिए। आलोक जी जल्दी से, फिर उसके बाद मैं लगातार बोलते रजनीकांत जी के पास जाऊंगी और आस्था जी। उन्होंने सवाल पूछा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि कंफ्यूज नेता की पार्टी फ्यूज पार्टी बन के रह गई है। भारतीय जनता पार्टी है, आपका इतिहास, आपका रक्त रंजित इतिहास हमारी प्रदेश की जनता ने देखा है। दंगों की आग में किस तरीके से देश के लोगों को कंफ्यूजन में डाला, हमेशा भाई को भाई से लड़ाया, देश की जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको खत्म किया। कंफ्यूज भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, कंफ्यूज भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा कमाए, जिसने करप्शन किया, जिसने घोटाले किए, वो कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, लेकिन बीजेपी वाले और आरएलडी वाले, कल जयंत चौधरी को मैंने सुना, उन्होंने तो आप लोगों को कंफ्यूज बताया। वो कह रहे थे कि बार बार प्रत्याशी बदल देते हैं। कन्नौज से जब वो नामांकन करने पहुंचे तो आरएलडी की प्रतिक्रिया वहां से आई। उन्होंने कहा कि आज कन्नौज से नामांकन किया है, क्या पता कल परसों फिर प्रत्याशी बदल दिया जाए। रजनीकांत जी देखिए, ऐसा हुआ ना, मुरादाबाद को देख लीजिए, कई सीटों पर ऐसा हुआ। तो ये कहना एक लाजमी, एक तो दिमाग में आएगा ना कि भाई ये कब प्रत्याशी बदल लें, कब किसको क्या कर लें। एक मिनट, ठीक है, तो अगर इस पर कोई स्टेटमेंट आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आना ही आना है। अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट तो ठीक ही है, इसमें बुराई। इसका जवाब मैं देता हूं स्वाति जी, मुझे 30 सेकंड दे दिएगा। देखिए, एक मिनट, पहले कंप्लीट करिए सर, सबकी बारी आनी चाहिए जी। देखिए, अभी पूरी नहीं हो पाई। फराज सिद्दीकी मेरी बातों में बराबर बोले। आलोक जी अभी मैं आ रही हूँ, अभी मैंने उनको भी शांत रहने को। रजनीकांत जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज। फराज सिद्दीकी को सबकी बात आनी चाहिए ना, अपनी बारी में बोले। तमीज आप सीखिए, तमीज आप सीखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले सीखें। जिनको तमीज सीखिए, अपनी बात तमीज सीखिए पहले। मैंने पहले ही कह दिया, प्लीज लफ्जों का ध्यान रखिए, लफ्जों का यहाँ पर ध्यान रखिए। हमारे समाचार को इस वक्त बहुत से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुद्दे बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आकर के धमकाते हैं, ये गुंडों की पार्टी की गरिमा का ध्यान रखिए प्लीज। गुंडागर्दी कौन? लैंग्वेज ठीक रखिए अपनी प्लीज। अपनी बारी में अपनी बात कहिए। ठीक है, बिल्कुल, मैंने आपको भी बता दिया, उनको भी बता दिया मैंने। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए रजनीकांत जी। नहीं, अगर कुछ लोग दिमाग बना के आए हैं कि डिबेट में मुझे कुछ ऐसे ही बोलना है तो फिर इसका कोई वो नहीं है, फिर इसका कोई हल नहीं है। स्वाति जी, अरे सुनिए, बात सुनिए, उसका जवाब दे दीजिए। कौन से यहाँ पे युद्ध हो रहा है? अपने अपने पक्ष लोग रख रहे हैं। हमारे नेता को कहेंगे तो हम बोलेंगे। नहीं, ठीक है। मैं जयंत जी को कुछ कहूंगा तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, आप डिबेट करिए, मुद्दों में करिए। ठीक है, आप बोलिए ना, आपको मैंने मौका दिया, आपको मैंने चांस दिया, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मुझे आस्था जी के पास। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया तो उसमें जयंत जी का ये बयान था जो सबके सामने है, वो कहीं छुपी हुई बातें नहीं है। दूसरी चीज जो अभी आप कह रहे थे कि ये बंद कर दो, वो बदल गया, तो देखिए, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने जिन जगहों पे बहुत मेहनत किया है, और आज से नहीं, जब मैं विपक्ष इंडिया गठबंधन में था तब भी मैं किसानों की लड़ाई सड़क पे लड़ता था, और हमने भाईचारा के माध्यम से उस क्षेत्र को एक संजोया है। उसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिल रहा है, और हम 8 की 8 सीटें ये भी जीतने जा रहे हैं। अगर कोई उस पर कोई बात कर रहा है तो ठीक है, उसका अपना वो है, क्योंकि वो अब घर में से इतने देर बाद तो चुनाव प्रचार में निकले लोग, और उस पर वो पूरा अपनी बात करना कि ये संविधान खराब हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। अरे जहां जरूरत पड़ी वहां संविधान आजादी के बाद से ही बदला गया, और अगर 370 हटा था तो इसका स्वागत पक्ष विपक्ष सबने किया था। मैं भी विपक्ष में बैठा था तो 370 का स्वागत हमने भी किया था, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। मैंने भी 370 का स्वागत किया था कि हट गया तो ये स्वागत योग्य कदम है। अगर सीटों की बात करें तो 2019, ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2019 के चुनाव को ही आलोक जी देख लेते हैं।
5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की बात करें, फर्स्ट फेज ज्यादा टफ लग रहा था, कहा यह जा रहा है कि सेकंड फेज आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है, फिर भी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फराज किदवई जी और आस्था जी। देखिए सेकंड फेज भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। अमरोहा की सीट हम पिछली बार गठबंधन से हम हारे थे, इस बार गठबंधन हमारे सामने नहीं है। अमरोहा की सीट भी हम अधिक मतों से जीतेंगे। मैं इतने एक बात कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है, किसी लोकल कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं हो रहा है। आज क्या भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई है पिछले 10 सालों में? यह जनता जवाब देगी। फराज सिद्दीकी जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, डिरेल होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, चीजों को समझेंगे लेकिन छुपाएंगे। क्या आज 600 बिलियन डॉलर से अधिक का फॉरेन रिजर्व भारत का नहीं हुआ है? क्या भारत आज मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरी सबसे बड़ा स्थान विश्व में नहीं रखता है? ठीक है। क्या भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में नहीं रखता है? क्या हम एविएशन सेक्टर में आज तीसरी बड़ी शक्ति नहीं बने हैं? क्या हम चौथा स्थान ग्रीन एनर्जी में नहीं रखते हैं? मैं विश्व में भारत का स्थान बता रहा हूं। आज क्या हम चौथा स्थान ग्रीन एनर्जी में नहीं रखते हैं? भारत की विश्व विकास दर 7.5% की दर से क्या इस समय बढ़ नहीं रही है? कोरोना के बावजूद विकसित देश आज जो माइनस में जा रहे थे और भारत में 7.5% की विकास दर से नहीं बढ़ रहा है। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हुई हैं क्या? आतंकवाद की घटनाएं हमने रोकी नहीं है क्या? भारत में हर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल रहा है क्या? रोजगार की बढ़ोतरी हम नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये हमारे विरुद्ध किन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं? भारत को किन मुद्दों पर लेकर पीछे छोड़ना चाहते हैं? ये क्यों हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? ये जातियों में बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? इसे सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, अब जवाब दे रहे हैं ये, ठीक है जी, मुद्दे गिना रहे हैं, बड़ी लिस्ट है उनके पास में। अच्छा, आपके पास कोई जवाब? स्वाति जी, प्रकला प्रभाकर जी का नाम सुना है आप लोगों ने? या मैं बता दूं, अवस्थी जी से पूछिएगा। ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पति हैं, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो प्रकला प्रभाकर जी पहले शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं, ये भारतीय जनता भारत जान रहा है कि क्या चल रहा है। ये एक एनजीओ कुछ लोगों के उससे के षड्यंत्र से चीजों को फैलाने का प्रयास। आलोक जी आप अपनी बारी में बोले, मैंने कुछ नहीं कहा, वो बोले नहीं। अब वो बोल रहे हैं 30 सेकंड एटलीस्ट उनको बोलने दीजिए, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आस्था जी तो बोल ही नहीं पा रही है। देखिए, प्रकला प्रभाकर जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पति हैं, और इन्होंने लिखा, और ये प्रकला प्रभाकर जी बोल रहे हैं, इनइक्वलिटी यानी कि आर्थिक असमानता, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, एंड इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई एट एन ऑल टाइम हाई इन इंडिया। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि आजादी के बाद से ये 3 चीजें सबसे ज्यादा ये इंडिया में आज की तारीख में है। ये मैं तो कह नहीं रहा हूं, ये प्रकला प्रभाकर जी कह रहे हैं। अरे जब फाइनेंस मिनिस्टर अपने पति को नहीं कन्विंस कर पा रही हैं, तो आलोक अवस्थी जी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कन्विंस करेंगे? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे थे। देखिए, कोई भी बात हो तो तथ्यों से। आरबीआई को मानते हैं आलोक अवस्थी जी कि नहीं मानते हैं? स्वाति जी जरा कैमरा इस पर करवाइएगा हमारे टैब पर। ठीक है। आरबीआई जो है, मैंने जो तथ्य रखे उसको काटिए आप। काट रहा हूं, उसी को काट रहा हूं, मेरे रखे वो तथ्यों को काट दीजिए। अरे अवस्थी जी, उसी को काट रहा हूं, रुक जाइए। आरबीआई ये बोलता है, आरबीआई ने अभी एक सर्वे किया, और उस सर्वे में यह आया कि आज की तारीख में देश में लगभग 70% के आसपास लोग कहते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। लगभग 62 से 65% के आसपास युवा बोलता है कि बेरोजगारी चरम पर है। और जो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, जो ये बोल रहे हैं ना, इसका नाम है कॉन्फिडेंस ट्रैकर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरबीआई बोल रहा है। भारत में लगभग 54% से ज्यादा लोग बोलते हैं। आरबीआई ने कब बोला है? तथ्य बताइए, डेट बताइए। ये लिए आप बताइए, आरबीआई ने कब बोला है? बताइए इनको, बताइए। रुकिए, मैं यहां से नहीं देखे। अरे रुकिए, बता रहा हूं मैं, एक मिनट। अरे ये किसकी रिपोर्ट आप यहां पे रख रहे हैं? हिंदू में आरबीआई ने ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं करी। ये हिंदू में छपी है, आरबीआई ने कोई रिपोर्ट जारी नहीं करी। कैमरा करवाइए। आज बेरोजगारी दर 4% से नीचे आई है। आप आलोक अवस्थी जी, बेरोजगारी दर, रुक जाइए एक मिनट, अभी बेरोजगारी दर क्या होती है, कैसे निकाली जाती है बताइए? बेरोजगारी दर क्या होती है और कैसे निकाली जाती है बताइए? नहीं मानता है आलोक अवस्थी जी, बेरोजगारी दर क्या होती है और कैसे निकाली जाती है आप बताइए? देश की जनता को बेरोजगारी दर क्या होती है बताइए, और कैसे निकाली जाती है? कितने तरीके की बेरोजगारी होती है? एनएसएसओ क्या कहता है बेरोजगारी दर के बारे में? फराज सिद्दीकी जी, सिद्दीकी ने किदवाई, पहले तो नाम सही लीजिए। फराज सिद्दीकी जी, अरे बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाती है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे बेरोजगारी दर कैसे निकालता है? भारत सरकार जारी करती है। अरे
और उन्हें आंकड़े जारी किए। अरे क्या होती है बेरोजगारी दर, देश की जनता को बताएंगे, वरना मैं बताऊंगा भी। अरे क्या होती है बेरोजगारी दर, कैसे निकाली जाती है, कितने तरह की होती है? भारत जो है सबसे बड़ा इसमें विकसित होने वाला देश है। अरे मुझसे पूछे बेरोजगारी दर क्या होती है तो मैं बताता हूं, तो देश की जनता को भ्रमित करते हैं। बिना जो है बिना जनता को रोजगार दिए हुए देश आगे नहीं बढ़ सकता है। पहली बात 30 लाख पद खाली पड़े हैं। फराज जी 30 सेकंड से ज्यादा मौका आपने लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला चुके हो तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगी, है ना। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो भारतीय जनता पार्टी, चिल्लाने की छूट आपको भी है, पूरी चिल्ला लीजिए। महिलाओं को हम बड़ा सम्मान देते हैं। कितना सम्मान देते हैं मणिपुर में सबने देखा है। बहुत बहुत आभार आपका कि आप महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। चिल्ला लीजिए, चिल्लाने की बात तो मैंने कहा। महिलाओं पे अत्याचार ही होते नजर आते हैं। धन्यवाद, आपने सम्मान दिया है। आप राजस्थान की सरकार भूल गई पिछले गहलोत की, किस तरह से महिलाओं का बलात्कार हो रहे थे। अल्पसंख्यक समाज के लोग आकर के खुलेआम लड़कियों को उठा कर ले जा रहे थे। वहां पे उनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही थी। सरकार इसलिए चली गई आपकी वहां पर। राजस्थान की सरकार आपकी तरीके से अपराधियों का संरक्षण नहीं देती है, ठीक है। आपके यहाँ मृदुल सिंह, आपके यहाँ उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर आप ही के नेता है ना, भूल गए आप उनको। मैं तो कह रही थी आप मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने आपकी पार्टी से आए थे, आलोक जी बोलने दीजिए ना, सजा दिलवा दी है। आस्था बोल रहे हैं, आस्था आप कंप्लीट कीजिए। सपा में भी रहे थे वो। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी ना हो करके भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी रख देना चाहिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी सवाल है, मगर मैं कहना चाहूंगी अगर कोई भी नेता इनके यहाँ पढ़ा लिखा हो थोड़ा सा भी, तो थोड़ा कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाल करके पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति आप भी डाउनलोड कर लीजिए हमारा मैनिफेस्टो, और ना डाउनलोड कर पाइए तो मैं भेज दूंगी आपको। इसमें किसी भी तरीके का संपत्ति के बंटवारे की बात लिखी ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो आप अपनी अनर्गल बातें करके इसको भ्रम फैलाना बंद करिए। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आते तो मैं आपको राहुल गांधी का भाषण सुनाता हूँ। आपके जो सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी जी, ये बात उनको समझाइए। राहुल गांधी को समझाइए क्या कह रहे हैं वो। मैं सुनाता हूँ राहुल गांधी का भाषण। अरे ये सब बाद में सुनाइएगा आलोक जी, प्लीज रिक्वेस्ट है। ये समझ में नहीं आएगा, ये बाद में आप भेज दीजिएगा, हम जरूर चला देंगे उसको। प्लीज अभी मुद्दों पर बात कीजिए ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दूसरा फेज है, मुद्दे हैं। चैनल को राहुल गांधी का भाषण चलाना चाहिए। करनी पड़ रही है उनको, मंगलसूत्र की बात करनी पड़ रही है। अरे जो अपना मंगलसूत्र जिसने अपना पहनाया हुआ मंगलसूत्र की इज्जत नहीं रखी, माफ कीजिएगा ये थोड़ी सी व्यक्तिगत टिप्पणी है। रजनीकांत जी पहनाए हुए मंगलसूत्र, ठीक है आस्था जी, ठीक है क्या अपेक्षा रजनीकांत जी, महिलाओं के मंगलसूत्र की मुद्दों पर तो यहाँ कोई बात ही नहीं करना चाहता है। और रजनीकांत जी बात कर रहे थे बहुत ज्यादा किसान के हितैषी है। अरे 700 किसानों की हत्यारी भाजपा, उसका समर्थन कर रही है आरएलडी, बहुत ज्यादा किसानों की हितैषी है। नहीं, मैं तो किसानों का हितैषी हूँ। आप मेरी बात सुनिए। मैं सरकार में रह के, विपक्ष में रह के, हर जगह मैं किसानों का हितैषी हूँ, और मेरे सिवा किसानों की बात कोई नहीं करता। सुन लीजिए मेरी बात। आपके नेता मैराथन करते हैं और वो धावक बनते हैं। धावक बनने से राजनीति नहीं होती है, मुद्दों पर राजनीति होती है। 50,000 किलोमीटर चल के क्या दिखा रहे हैं कि मैं पहलवान हूं? सुनिए, किसानों के पास कब गए? मैंने लाठी खाई किसानों के लिए। मैंने किसानों के आंदोलन में पूरा सहयोग किया। सुनिए आप सुनिए, आपने बिला वजह की बात छेड़ी। मैंने आंदोलन किया, मैंने राकेश टिकैत को मदद किया, मैंने राकेश टिकैत के आंदोलन को पुनर्जीवित किया, मैंने सारा काम किया। मेरे नेता ने लाठी खाई। आप लोग सिर्फ कमरे में बैठ के ट्वीट करिए, वो कोई हो, किसी ने खुलेआम, ठीक है। ये चर्चा लगातार चलती रहेगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ठीक है। इस पर आगे भी बातचीत चलती रहेगी। मुद्दे जरूर बताने की कोशिश कीजिए, मुद्दे क्या है इस बार, समस्याएं क्या है लोगों की, ताकि लोग वोट करें, लोग घरों से निकले वोट करें। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए भारत समाचार के साथ।